हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट आर योर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो आपको पता है आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगर कंटीजेंट, तो उसके लिए समझिए एक होते हैं आपके एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। ऐसा जब मैंने आपको समझाया था, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन सीखा था, ठीक है, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ए और बी में सिंपली कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कैसे होगा इनका कॉन्ट्रैक्ट, ये इसकी कंसिडरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। फिर इसकी एक एक्सेप्टेंस, ऑफर। तो ए और बी में फिर मान लेते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है ऐसा जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है। ठीक है, बट आपके कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जिसमें कंडीशंस हो, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हो। ठीक है जी, उनमें कंडीशंस लगाई गई हो कि अगर ये चीज फुलफिलमेंट हो रही है तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इतने पैसों का बनेगा। आगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, आप अच्छे से समझ जाओगे कि हम कैसी कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि इसका मेन एग्जांपल है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी कंडीशंस लगाती हैं, आप जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते रहते हो उनको, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। और हमने जब लास्ट लेक्चर वेजरिंग का करा था उसमें हमने क्या समझा था, जब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब अनसर्टेनिटी कंडीशंस के ऊपर वो बेस्ड होते हैं। ऐसे तो आपका इंश्योरेंस का भी अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, बट इंश्योरेंस वाला आपका जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। दो वेजरिंग वाले आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं। ये नो डाउट आपका एक इवेंट अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज अ contingent contract based upon the certain condition. Okay, now contingent means conditional. When an event or situation is contingent, that is it depends on some other event or fact. Thus contingent contracts are enforceable, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वैलिड है। कोई दिक्कत आती है आप कोर्ट में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करवा सकते हो, राइट। नाउ डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, फॉर एग्जाम्पल इसके क्या एग्जाम्पल है, मेकिंग मनी इज कंटीजेंट ऑन फाइंडिंग अ गुड पेइंग जॉब। द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होती है, जब आपका कोई लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है जी, एंड गारंटी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। ये बात याद रखना, जहां पे आपकी कंडीशंस आ गई वहां पे आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, नाउ अब ये आपका सेक्शन 31 में डिफाइंड है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट डू और नॉट टू डू समथिंग, या तो कोई एक्ट करना है या तो कोई एक्ट नहीं करना। ओके, इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कोई कोलेटरल इवेंट है वैसा, उसकी कोई बात हो रही है, डज और डज नॉट हैपन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ये आपका एज सच एग्जाम्पल दे रखा है आपके बेयर एक्ट्स में। ओके, ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को समझते हैं हम। एग्जाम्पल कह रहा है इफ ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी, अब ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू पे ₹10,000 इफ बी इज हाउस गेट बर्न्ड। ठीक है, दिस इज द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या है, ए और बी की, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा है कि ए उसको 10,000 देगा जब बी का घर जल जाएगा। अब जब बी का घर जलेगा इन केस, उस दौरान ही उसको 10,000 ए की तरफ से मिलेंगे। ओके, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के आपके क्या एसेंशियल आपके जो एलिमेंट्स हैं जो होने जरूरी होते हैं टू मेक दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पहला है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल। The condition for which contract has been entered into must be of future event and it should be uncertain.
तो इसमें क्या आपको याद रखना है, फ्यूचर इवेंट है और इसमें अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। ओके, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट विच इज ऑल्दो अ फ्यूचर इवेंट बट सर्टेन एंड श्योर टू हैपन, then it will not be considered as a contingent। देखिए, अब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट कुछ उसमें सर्टेनिटी है कि हाँ जी वो कॉन्ट्रैक्ट, आज आपने कोई डेट फिक्स करी हुई है कि इस दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपको मान लो आपने कोई अपना घर सेल करना है, आपको कोई इतनी तरीकों मैं खाली कर दूंगी, आप मेरा ये घर ले लेना। अब इसमें तो सर्टेनिटी है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ओके, जब आपका कोई इवेंट अनसर्टन होना चाहिए, इसमें आपको ये बात याद रखनी है, फ्यूचरिस्टिक तो होना ही चाहिए, साथ में उसकी सर्टेनिटी भी नहीं होनी चाहिए कि होगा नहीं होगा। सो इट इज बेस्ड अपॉन द हैपनिंग वेदर इट विल हैपन और नॉट। अगर वो चीज है उसमें, देन ऑनली इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने पढ़ा, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो उसको 10,000 देंगे ऑन द व्हेन हिज हाउस विल गेट बर्न। कब होगा नहीं होगा, फ्यूचर इवेंट है, अनसर्टन है, तभी वो एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना था। इलस्ट्रेशंस देखते हैं, x मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद y टू बाय y's डॉग इफ x सर्वाइव्स z। अब देखिए, अब इनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि x मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद y कि वो y का डॉग बाय कर लेगा इफ x सर्वाइव्स z। This contract cannot be enforced by law unless and until Z dies in X lifetime। अब X survives Z का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है Z मर गया है और X जिंदा है, X ने सर्वाइव कर लिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है X survives Z। अब देखिए जी, आपके क्लैट के एग्जाम में ऐसे ऐसे आ जाती हैं प्रोपोजिशंस, तो वहां पे कुछ ऐसा आ गया, आप समझ आना। X सर्वाइव Z क्या होता है, A सर्वाइव्स B क्या होता है, A सर्वाइव्स, इतना याद रखो, और Z इज डेड। ओके, तो ये इन्होंने कंडीशन रखी थी। नाउ दिस कंडीशन इज कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ये कंडीशन ऐसी है, पता नहीं कब, क्या पता X पहले मर जाए। तो कंडीशन क्या आएगा, Z पहले मर गया तब X जो है Y का डॉग खरीदेगा। ओके जी, नाउ नेक्स्ट, X agrees to pay Y a sum of money if a certain ship does not return, the ship is sunk, the contract can be enforced when the ship sinks। अब देखिए, X ने Y के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो उसको certain sum of money पे कर देगा अगर शिप वापस ना आई। Now ship is sunk, शिप आई नहीं वापस। Now this contract can be enforced because it was based on certain condition, which condition has been fulfilled. Now this contract can also be fulfilled। Now दूसरी बात क्या है, the event must be collateral to such contract। The event on whose happening or non-happening of the event on which the performance of the contract is dependent not be the part of the consideration of the contract, the happening or non-happening of the event should be collateral to the contract and should exist independently। हैपनिंग है या नहीं हैपनिंग है कोई भी इवेंट की, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट से कोलेटरल होनी चाहिए एंड दैट दोज थिंग्स शुड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एग्जांपल से समझो, X enters into a contract with Y and promises to deliver 10 books to him। अब X और Y का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 बुक्स डिलीवर करने का। ओके जी, नाउ Y promises to pay 2,000 upon the delivery। 10 बुक्स का है हुआ और 2,000 रुपीज उसने उसको पे करने हैं। ओके, जब डिलीवरी हो जाएगी। Now this is not a contingent contract since Y's obligation depend on the event which is the part of the contract only, which is the delivery। So इट इज नॉट अ अभी देखिए ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा इवेंट होना चाहिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके कोलेटरल, उसके पैरेलल, कुछ ऐसी बात जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही रिलेटेड हो बट वो कंडीशनल हो। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा डिलीवरी पे मैं दूंगा, डिलीवरी हो जाएगी 10 बुक्स की, आई विल पे यू 2,000। ये कोई कंडीशन तो नहीं है, कंडीशन ये ऐसी है जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है।
and it is not existing independently because this is the condition is part of the contract only. डिलीवरी होएगी तभी पेमेंट वो देगा, तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें कंडीशन नहीं थी। ठीक है, इलस्ट्रेशन को समझ गए आप। सो ऐसी बात होनी चाहिए दैट शुड बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट पर्टिकुलर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग शुड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, कुछ ऐसी फ्यूचरिस्टिक अगर इसमें बात हुई होती तब हमने कहना था कि यस ये आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें अनसर्टेनिटी भी दिखती कि होगा पता नहीं होगा। अगर जैसे एक्स और वाई में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता कि उसने वो शॉप से वो बुक्स खरीदनी है, अगर उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ऐसी कुछ ऐसी बात होती, फिर उसकी डिलीवरी पे वो देता। ओके, अब वो कंडीशनल थी कि वो बुक मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ऐसी अगर कुछ कंडीशन होती तब हमने कहना था। और वो कोलेटरल है, क्यों कोलेटरल है? क्योंकि ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट की में ही रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कह रहे हैं? द इवेंट शुड नॉट बी एट द डिस्क। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा आपका इवेंट नहीं होना चाहिए अनसर्टेन जो प्रोमिसार की डिस्क्रिप्शन पे हो, प्रोमिसार की मर्जी के ऊपर नहीं होना चाहिए, फिर तो उसमें वो एक तरह की उसको बेनिफिट मिल जाएगा। दैट शुड नॉट बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोमिसार। नेक्स्ट है द इवेंट सो कंसिडर्ड एज फॉर द कॉन्टिजेंसी शुड नॉट एट ऑल to be dependent on the promissor. It should be totally a futuristic and uncertain event. X promises to Y rupees 10,000 if Y leaves Delhi for London on 31st March 2019. This is the contingent contract. Going to London can be within Y's will, but it is not merely his will. उसकी मर्जी के बिना आप कुछ करवा रहे हो, उसको कंडीशन दे रहे हो कि मैं तुम्हें तो दूंगा ये पैसे अगर तुम यहाँ से वहां जाओगे। अब उसकी मर्जी नहीं है, अगर उसकी भी मर्जी हो तब ये कंडीशन नहीं, आपकी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जब उसमें उसकी मर्जी नहीं है, आप उसे किसी से काम करवा रहे हो, कंडीशन रख रहे हो, तब वो आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब हम चलते हैं इसकी इन्फोर्समेंट पे। इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स to do or abstain from doing something if an uncertain future event happen। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या समझना है कि जो आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इट इज बेस्ड अपॉन टू डू, या कोई काम करने के लिए, या एब्सटेन या रोकने के लिए होता है कोई काम, ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन, कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट का। ओके जी, इजी। Now, however, the contract cannot be enforced by law unless the event takes place। अब देखिए आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस पे इवेंट के ऊपर वो बेस्ड है। तो ये इवेंट हो गया तो इतने मैं पैसे दे दूंगी, ये इवेंट नहीं हुआ तो मैं इतने पैसे दे दूंगी। तो बेसिकली पैसे आपको कब मिलेंगे? या फिर आपकी बात हुई है इवेंट होने पे या इवेंट ना होने पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है? आपका इवेंट। अनटिल अनलेस आपका इवेंट नहीं होगा तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब आप उसका वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ओके, सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके इवेंट बेस्ड होते हैं अनटिल अनलेस जो आपने फ्यूचरिस्टिक अनसर्टेन इवेंट की बात करी है, चाहे वो करने की करी है या उसको ना करने की करी है, जब जितनी देर तक वो इवेंट नहीं होता आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा नहीं माना जाएगा। यही बात करी है कि और वो इम्पोज बाय लॉ नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस वो इवेंट टेक प्लेस कर जाए। ठीक है, वो इवेंट हो जाए आपका। अगर आपका इवेंट इम्पॉसिबल बन जाता है तब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड बन जाएगा। बट ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आपने किसी से कोई कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट करा है कि अगर ये चीज हो गई तो मैं आपको इतने पैसे पे कर दूंगा, अगर नहीं हुई, अगर मान लो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर नहीं होने पे तो मैं इतने करूंगा। अगर आपका इवेंट होना चाहिए वो, अगर आपका वो इवेंट ही नहीं हुआ, आप उसको क्या इन्फोर्स कराओगे? आप उसको इन्फोर्स ही नहीं करा सकते। दैट इज व्हाई दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड बन जाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट ए शैल पे रुपीज 10,000 इफ शिप रिटर्न्स टू इंडिया। अब ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया कि वो 10,000 देंगे, जो आपकी ये जो शिप है इफ इट रिटर्न्स टू इंडिया।
Now this is the contingent contract depending upon the happening of an event. Happening क्या है? That ship will return to India. Okay? When will the contract becomes enforceable? अब हमने यही बात समझनी है कि enforceable ये अब कब होगा? जब आपकी शिप आएगी. When the ship returns to India, the contract becomes enforceable, and they will have to pay rupees 10,000 for the happening of that event. Okay? Understood? Very easy. Now, दूसरी कंडीशन क्या है? ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग. अब देखिए हमने पहले पढ़ा था ऑन एन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. अब हम पढ़ेंगे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना आने पे. वही सेम बात है इसमें भी. ये क्या कर रहे हैं? ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए आपको 10,000 देगा अगर शिप नहीं आएगी. इफ शिप डज नॉट रिटर्न, अब शिप को नहीं आना है. अगर शिप नहीं आई तो ही वो 10,000 उसको देंगे. अब शिप को यहाँ पे क्या आना है? नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट. अब आपका इवेंट यहाँ पे क्या है? शिप का ना आना आपका इवेंट है. जितनी देर तक आपका वो इवेंट सक्सेसफुल नहीं होगा उतनी देर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा. अगर वो इवेंट नहीं हुआ, इम्पॉसिबल हो गया कि वो वापस आ जाए, कोई वैसी प्रॉब्लम हो गई, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड बन जाएगा. ओके जी. नाउ व्हेन विल द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इन्फोर्सेबल? इफ द शिप बाय मिसफॉर्च्यून संक and does not return to India, then he will have to pay rupees 10,000 for the non-happening of the event. Okay, वही सेम इसमें बात है to do or to abstain वाली. ठीक है. And the event becomes impossible if the event take place. अब देखिए जब हमने पिछला पढ़ा था उसमें क्या था? on the happening of an event. अगर आपका इवेंट हैपन करेगा, ठीक है, अगर तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होएगा. अगर आपका इवेंट हैपन ही नहीं करेगा, कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी आ गई, आपका इवेंट हैपन नहीं हुआ, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा. और सेक्शन 33 में आपका क्या कहता है? तो आपने कोई इवेंट के ना होने की बात करी है. अगर आपका इवेंट ना होने की बजाय उसका इम्पॉसिबल हो गया कि वो हो जाएगा, या इफ द इवेंट टेक्स प्लेस, तब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं. When any event on which contract is contingent to be deemed impossible if its future conduct of a living person. अब हमने impossibility पे ध्यान देना है. If a contract contingent upon how a person will act at a future time, the event shall be considered impossible when such person does anything which makes it impossible for the event to happen. अब इसकी पहले आप ना ये देखो, प्रोपोजिशन एग्जाम्पल देखो, आपको फिर समझ लगेगी ये बात. अब ए ने बी के साथ एग्रीमेंट करा कि वो उसको 1 लाख देगा इफ बी मैरिज सी. बट सी तो ऑलरेडी मैरिड है डी के साथ. ठीक है ना. ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए उसको 1 लाख देगा अगर बी जो है सी से शादी करेगी, बट सी की तो ऑलरेडी शादी हो रखी है, विच इज नाउ एन इम्पॉसिबल एक्ट. ठीक है. सो नाउ दिस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल इन नेचर एज इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन. नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी इन नेचर. जब डी की डेथ हो या कोई और रीजन हो, इनकी सेपरेशन हो, तब ही बी सी से शादी कर पाएगी. ओके जी. सो नाउ दिस कंडक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन. ठीक है. तो ये यही कह रहे हैं, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हाउ पर्सन विल एक्ट इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर टाइम, the event shall be considered impossible when such person does anything which makes it impossible for the event. यहाँ पे इवेंट आपका क्या था कि वो मैरी करे सी से, तब उसको 1 लाख देगा. अब ये जो कंडीशन है, ये एक्ट है, ये इम्पॉसिबल बन जा रहा है बिकॉज वो ऑलरेडी मैरिड है. ओके. अब नेक्स्ट चलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग विद इन द फिक्स्ड टाइम. अब फिक्स्ड टाइम की यहाँ देखो जी बात हो रखी है. Contracts to do or not to do anything in future also it happens within a fixed time. Such a contract is void if the event does not happen and the time lapses. It is also void if before the time fixed the happening of the event becomes impossible. अब इसमें आपको क्या याद करना है? कोई फिक्स टाइम आपको दिया है कि उस दौरान आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. अब उसके अगर बाद होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा. अगर फिक्स टाइम के पहले ही
कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है फुलफिल नहीं होगा बिकॉज कुछ इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, तब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वॉइड बन जाएगा बिकॉज वो इवेंट आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा, दैट इज वाई। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, और एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब यहाँ पे इवेंट हैपनिंग ऑन द फिक्स टाइम था, अब कोई इवेंट ऐसे की आपकी बात हुई है जो फिक्स टाइम पे नहीं हैपन कर रहा, उसमें हमने क्या देखना है कि within a fixed time may be enforced by law when the fixed time has expired and such event has not happened, or before time fixed has expired it becomes certain that such event will not happen। तो कोई आपने कोई नॉन हैपनिंग देखनी थी, आपने फिक्स टाइम रखा था, ठीक है, अब फिक्स टाइम एक्सपायर हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, फिक्स टाइम हैज एक्सपायर्ड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड। ओके, अब हमने क्या देखना था कि नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इन दैट पर्टिकुलर फिक्स टाइम। ओके, अब कहते आपने जो टाइम आपने देखना था कि फिक्स टाइम पे इवेंट ना हैपन हो, ठीक है, और कुछ ऐसे दिख जाए, पहले तो हमने इम्पॉसिबिलिटी देखी कि इम्पॉसिबल हो गया, वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इवेंट हमने करवाना था, अब इवेंट हमने नहीं करवाना है, ठीक है, तब कुछ ऐसी सर्टेनिटी आ जाए जिससे पता चल जाए कि इवेंट विल नॉट हैपन, तब ये है आपका माना जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझो जरा आप, इजी लगेगा आपको। A contracts with B that A shall pay rupees 10,000 if ship returns to India before 30th June। ये है आपका टाइम फिक्स्ड। अब हमने इन दो कंडीशंस को समझना है। If the ship returned before 30th June, contract becomes enforceable. If the ship does not return before 30th June, ये आपका void बन जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या देखना था, नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम एंड हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम, इट बिकम्स इन्फोर्सेबल, नॉट हैपनिंग इट बिकम्स वॉइड। ओके जी, नाउ नेक्स्ट आपकी कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड इफ एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू इज बेस्ड ऑन द इम्पॉसिबल इवेंट, then such agreement is void whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। अब इसका ये तो बात आपको समझ लग गई, कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर बेस्ड है और वैसा इवेंट कहते हैं आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, बट इसकी आगे कंडीशन को समझो, whether the impossibility of the event is known or not known to the parties to the agreement, ये बात याद रखनी है। ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल है जिसका पता है ना होना मुमकिन नहीं है, जब होना मुमकिन नहीं है, ओके, बट पार्टीज को ये बात पता हो ना पता हो, दैट इज इमटेरियल, वो मैटर नहीं करती, ठीक है। एक्स एग्रीज टू पे वाई ₹1000 when two parallel lines intersect each other। अब देखिए आपको पता है ना पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये आपकी पैरेलल लाइंस है। आप हमने जब मैथ्स पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम में, आपने ये चीज तो पढ़ी होगी, पैरेलल लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, या फिर ये कहते हैं इंटरसेक्शन की इनफाइनाइट है, आगे जाके होंगे पता नहीं, बट दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस खींच लो आप, कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ओके। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 1000 दूंगा अगर पैरेलल लाइंस ने इंटरसेक्ट कर दिया, पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, विच इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड सच एग्रीमेंट इज वॉइड। सो इसकी नॉलेज पार्टीज को थी नहीं थी, whether the impossibility of the event is known or not known to the parties, ये बात आपको याद रखनी है, but it will be considered as an impossible event, okay, hence the agreement is void because this event is impossible, parallel lines can never intersect each other। इसके यही आता है आपका मेन इसका एग्जाम्पल, ओके। अब चलते हैं मैं इसके कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस पे। पहला आपको याद रखना है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका कहाँ आता है, इंश्योरेंस में आता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग इफ द फ्यूचर इवेंट अकर्स that will be contracted by the parties and liability will be taken by the offerer। In all insurance like life insurance, marine insurance, fire insurance and other insurance, the offerer promises to take the risk of the offeree against the incident to do or not to do something and for the offeree agrees to pay certain amount of money। ये आपको इसमें, ये तो जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपको क्या बात याद रखनी है, इंश्योरेंस का अगर आपको क्वेश्चन आता है
वो पूछते हैं इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, आपको बोलना यस। ओके, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज वेल as the contract of warranty. Contingent guarantee is generally used when a supplier does not have a relationship with the counterparty. वो गारंटीज मिलती हैं तो दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब फ्यूचर पे है, खराब होगा नहीं होगा, है ना, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके जो होते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, वी कैन यूज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन नेगोशिएशन ऑल्सो। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली अकर when negotiating parties fail to reach an agreement. कोई नेगोशिएशन कर रहे हो उस दौरान भी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मान जाते हैं। ये बेसिकली अभी देखो मैंने आपको इतने एग्जांपल्स तो कराए हैं, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सो यू शुड नो द वेरियस टाइप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, we can use a contingent contract in mergers and acquisitions also. merger और acquisitions जो आपकी होती हैं डील्स, मर्ज करना, एक्वायर करना किसी को, तो वहां पे भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की यूसेज होती है। ओके, वहां कहाँ क्या बोला है, कंटीजेंट पेमेंट सच एज अर्न आउट, सेलर नोट्स एंड बायर स्टॉक मे बी द पार्ट ऑफ सेलर्स प्रोसीड्स आफ्टर द डील इज फाइनलाइज्ड. these contingent payments will need continuous contract between the buyer and seller. जबकि कंपनीज में होते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के, तो वो बात आपको याद रखनी है। आपका लास्ट आ गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, वहां पे भी आपके कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं यूज होते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटीजेंट में क्या डिफरेंस है। आपका वेजरिंग एग्रीमेंट तो जो था वो तो एब्सोल्युटली वॉइड माना जाता है, बट ये आपने देखे होंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल्स पढ़े आपने, इन्फोर्समेंट पढ़ी, इन्फोर्समेंट क्या है, जब आपका कोई एग्रीमेंट इन्फोर्स हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी में भी आते हैं। ओके जी, इन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट द फ्यूचर इज अनसर्टेन, नो डाउट, इवेंट इज merely collateral, whereas in wagering agreement the uncertain event is a sole determining factor of the agreement. अब आपको पता है हमने कोलेटरल जब समझा, फ्यूचर इवेंट की ही बात होती है, बट कुछ कैसे ऐसी भी बात हो जाए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ी बहुत ही सिमिलर हो या उसके पैरेलल कुछ बात हो, तो भी हम मान लेते हैं कंटीजेंट है। बट वेजरिंग में था, बैटिंग आप जब करते हो तो वो सोनली वही होती है, अगर वो जीता, अगर ये टीम जीती मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतने दूंगा। सो यहाँ पे वो बात करी हुई है कि सोल फैक्टर क्या होता है, वही होता है वो जिसपे वो एग्रीमेंट बनता है, जीता हारा आपका वही सोल एग्रीमेंट बन जाता है ऐसे। ओके, नाउ इन अ वेजर द पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अकरेंस ऑफ द इवेंट एक्सेप्ट फॉर विनिंग एंड लूजिंग। ऑफ कोर्स उनको कोई लेना देना नहीं होता, इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, बस इस बात का लेना देना होता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है, बैटिंग जो होती है, the best amount while in contingent contract parties have a real interest in the occurrence or non-occurrence of the event. हमने इतने परफॉर्मेंस अपने पढ़ी कि कैसे इन्फोर्समेंट परफॉर्मेंस होएगी कॉन्ट्रैक्ट की, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी वो किस पे बेस्ड थी, सारी की सारी जो थी आपकी वो इवेंट बेस्ड थी। ओके, now all major contracts are contingent contracts but all contingent contracts are not wager. Why wager contracts are contingent contracts? Because that are also based upon the certain future event which is uncertain. But those contracts are your void contracts. But कुछ contingent contracts आपके valid होते हैं, ठीक है, जो हमने आज कुछ पढ़े, ठीक है, जिसमें कुछ इवेंट की बात हो, कुछ जिसमें वैलिडिटी दिख रही हो, तो वैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। ओके जी, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आज हमने आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लिया है। बेसिकली इसमें आपको क्या बातें याद रखनी है कि कंडीशनल होते हैं, इसके मेन एग्जांपल्स पे ध्यान देना, और जो हमने इसकी प्रोपोजिशंस करी हैं बस वो आप अच्छे से देखना कि इवेंट की हैपनिंग नहीं हैपनिंग पे क्या होता है, कैसे इम्पॉसिबिलिटी होगी नहीं होगी, दैट्स इट। बिकॉज आपके एग्जाम में मोस्टली प्रोपोजिशंस आती हैं, सो अपना फोकस उसी पे रखना। ओके, so thank you so very much.